हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें, लगातार अपनी कर्म पथ के ऊपर बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, जब तक आपको आपकी मनवांछित सफलता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक। चलिए, हम बात कर रहे थे मौर्यकालीन कला संस्कृति की, और मौर्यकालीन कला संस्कृति में हमने जो है वृहद शिलालेख सारे हमने अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, शिलालेखों को ही हमने दो भागों में विभाजित किया था। शिलालेखों में एक तो वृहद शिलालेख और दूसरे कौन से, लघु शिलालेख। कौन से? लघु शिलालेख। तो लघु शिलालेख से आपका देखो ज्यादातर प्रश्न आते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जा सकता है कि लघु शिलालेख कितने स्थानों से मिलते हैं। ठीक है, तो वो बात करने वाले हैं। एक कुछ लघु शिलालेख है जहां पर अशोक का नाम अशोक मिलता है, वो कौन कौन से हैं। एक हम विशेष बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में, जहां हम बात करेंगे भाबरू बैराठ जयपुर वाले की। ठीक है ना। तो वस्तुतः ध्यान दीजिएगा कि 17 स्थानों से उल्लेख मिलता है कि वृहद शिलालेखों के अलावा जो है 17 स्थानों से हमें लघु शिलालेख भी मिलते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से ये स्थान है, आपको ज़्यादा दिमाग में ध्यान नहीं देना है। जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊं केवल उनके बारे में ही याद रखना है। ठीक है, हालांकि मैं आपको 17 के 17 नाम अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से 17 स्थान है जहाँ से लघु शिलालेख हमें जो है अशोक के प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लघु शिलालेखों की। लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। तो ध्यान दीजिएगा कि वृहद शिलालेखों के अलावा, वृहद शिलालेखों के अलावा अन्य कई स्थानों से, अन्य कई स्थानों से, कई स्थानों से लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन पर लाइनों की संख्या, इन पर पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, अब निश्चित नहीं है इसलिए लिख रहा हूं मैं ये बात कि कहीं पर आपको एक लाइन का ही मिलेगा, कहीं पे 2 लाइन मिलेगी, कहीं पे 5 लाइन मिलेगी। तो इस प्रकार से है, इसलिए क्या है, निश्चित नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना। तो कितनी है, 1 2 5 लाइन तक मिलती है। ठीक है, आगे बात समझ में। इस प्रकार से लाइनों का उल्लेख किया है। ठीक है ना। क्या क्या चीजें हैं इसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 17 स्थान, कितने स्थान, 17 स्थान जहां से हमें लघु शिलालेख मिलते हैं। कौन कौन से स्थान है? सबसे पहले देखो, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, आपने सुना है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रूपनाथ की। किसकी बात करेंगे, रूपनाथ। और रूपनाथ कहाँ से मिला है, जबलपुर। और जबलपुर कहाँ पर, मध्य प्रदेश। फिर यदि हम बात करते हैं गुर्जरा की, और गुर्जरा जो है, गुर्जरा भी एमपी से प्राप्त हुआ है, दतिया जिले से। फिर हम बात करेंगे सहसाराम की, और सहसाराम कहाँ पर है, आपका बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में। फिर नंबर 4 पे यदि हम बात करते हैं तो भाबरू बैराठ, ये महत्वपूर्ण बन जाता है हमारे लिए। ठीक है ना। भाबरू बैराठ बोले तो कहाँ से, जयपुर। बीजक की पहाड़ी यदि आपने किसी ने देखी है तो वहां पर विस्तृत यहाँ पर जो है लघु शिलालेख हमें देखने को मिलता है। कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी 1740 ईस्वी में। कब, 1740 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी। वर्तमान में ये कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था श्रद्धा जो है व्यक्त करता है कौन, अशोक। उसके भाबरू बैराठ शिलालेख महत्वपूर्ण बन जाता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि भाबरू बैराठ शिलालेख अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है।
ठीक है। बौद्ध संघ के प्रति आस्था जो है वो क्या करता है, अपनी आस्था व्यक्त करता है। साथ ही साथ देखिएगा कुछ बौद्ध ग्रंथों का अंकन करवाया गया है, कौन से पर, भाबरू बेराट वाले पे, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। खैर अभी बात करेंगे, नंबर 4 बताया मैंने आपको। फिर मास्की की अब बात करें तो मास्की जो है रायचूर कर्नाटक से मिलता है, ठीक है। वहां पर 2 अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। गुजरात दतिया में भी 3 अलग अलग मिलते हैं, तो लघु शिलालेख हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम बात करेंगे ब्रह्मगिरी की, किसकी बात करेंगे, ब्रह्मगिरी। और ब्रह्मगिरी कहाँ पर आपका, ब्रह्मगिरी भी कर्नाटक में है, ज्यादातर कर्नाटक में मिले हैं लघु शिलालेख, ठीक है। फिर सिद्धपुर भी आपका कर्नाटक में। फिर हम बात करेंगे जटिंग रामेश्वर, कौन सा, जटिंग रामेश्वर। और जटिंग रामेश्वर भी आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में। अरगुड़ी से लघु शिलालेख मिला, अरगुड़ी आपको पता है कर्नूल आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, उसकी बात हम लोग कर चुके। फिर गोवी मठ, ठीक है ना, गोवी मठ कर्नाटक से मिला है। पालगुड़ी पालकी गड्डू है ना, पालकी गड्डू शब्द मिलता है, और पालकी गड्डू आपका कर्नाटक से मिलता है। फिर राजुल मंडारी, राजुल मंडगिरी मिलता है, और राजुल मंडगिरी जो है आपका याद रखिएगा कि कहाँ से मिलता है, ये भी आपका आंध्र प्रदेश से मिलता है, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। फिर यदि हम बात करें नेटूर जो है मैसूर से मिला है कर्नाटक से। उदयगोलम कर्नाटक से मिला है। सन्नाती गुलबर्गा कर्नाटक से मिला है। एक सारोमारो, क्या है, सारोमारो मध्य प्रदेश से मिला है, ठीक है। एहरोरा जो है, एहरोरा उत्तर प्रदेश से मिला है। तो इस प्रकार से हमें कई शिलालेख मिले हैं, लगभग 17 स्थान, कितने, 17 स्थान हैं जहां से हमें ये लघु शिलालेख देखने के लिए मिलते हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन से, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कौन कौन से शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें याद रखना है, वो याद बेटा कौन सा रखना है हमें, कौन सा वाला याद रखोगे, राजस्थान वाला, भाबरू बेराट वाला, ठीक है ना। तो देखिएगा, यह है लघु शिलालेख, यह है लघु शिलालेख। निम्न स्थानों से प्राप्त होते हैं, निम्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्थान है। सबसे पहले हम राजस्थान वाले की बात कर लेते हैं। नंबर 1 राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान में कौन सा मिला है, भाबरू बेराट, भाबरू बेराट, ठीक है। और भाबरू बेराट कहाँ पर है बेटा, जयपुर में है, कहाँ पर है, जयपुर में है। देखिएगा, ये आप लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण बन जाता है। क्यों बन जाता है भाबरू बेराट वाला, क्योंकि राजस्थान जब पीएससी का हम पेपर देते हैं तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता ही बनता है। देखिएगा, यदि हम बात करें भाबरू बेराट की, तो खोज की बात करें, खोज कैप्टन बर्ट के द्वारा, कैप्टन बर्ट के द्वारा, कब किया गया खोज, 1840 में, 1840 ईस्वी में। याद रखिएगा इसमें कि यह है वर्तमान में, यह है वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है।
कहाँ पर रखा हुआ है? कलकत्ता संग्रहालय में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, देखिएगा ध्यान से सुन लीजिएगा। बाबरू बेराट जयपुर, बीजक की पहाड़ी, यदि आपने किसी ने देखा है तो जाइएगा कभी, ठीक है। और वहां पर यदि आपको स्तूप भी देखना है, ठीक है, तो स्तूप के भी वहां पर आपको अवशेष देखने को मिलेंगे। जयपुर यदि आपको कभी समय मिले, बीजक की पहाड़ी पे जरूर जाइएगा, भाबरू में, ठीक है ना, बेराट में है, ठीक है ना। तो एक तो स्तूप के अवशेष देख सकते हैं, और वहां पर जो शिलालेख लगाया गया था उसको बिल्कुल ऐसे काट करके, है ना, रख दिया गया है। कहाँ पर रख दिया गया है? कलकत्ता संग्रहालय में। कहाँ पर रख दिया गया है? कलकत्ता संग्रहालय में। खोज किसके द्वारा की गई है? देखो राजस्थान में ज्यादा क्या होती है? बर्ड ज्यादा होती है, चिड़िया ज्यादा होती है, ऐसे याद रखना कि राजस्थान में बर्ड ज्यादा होती है, चिड़िया ज्यादा होती है, इसलिए क्या? कैप्टन बर्ड। क्या याद रखोगे? कैप्टन बर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं कि बाबरू बेराट, बाबरू बेराट अशोक के बौद्ध होने का, ठीक है ना, अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है, ठीक है। बड़ा प्रमाण कैसे है? क्या क्या कारण है बड़ा प्रमाण होने के पीछे? एक तो इसमें खुद को बुद्ध शाक्य कहा है, इसमें अपने आप को उसने क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है, ठीक है। साथ ही साथ बौद्ध धर्म के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है, संघ के प्रति निष्ठा व्यक्त की है, धर्म संघ, ठीक है ना, इसकी बात करता है। साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पर और क्या उल्लेख मिलता है कि उल्लेख ये मिलता है कि जो बौद्ध धर्म थे, उन बौद्ध धर्म के कुछ जो ग्रंथ थे, इन बौद्ध धर्म के ग्रंथों का भी उस पर उसने क्या करवाया था? अंकन करवाया था, ठीक है। तो इसमें अशोक ने बुद्ध धम्म वे संघ, बुद्ध धम्म वे संघ, त्रिरत्न है ना बौद्ध धर्म के, बुद्ध धम्म वे संघ के प्रति आस्था व्यक्त की है, आस्था व्यक्त की है। और इसमें याद रखिएगा कि स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, बुद्ध शाक्य कहा है, ठीक है। मास्क की, कौन सा? मास्क की बात करेंगे हम लोग, और मास्क में भी अपने आप को स्वयं को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है। बाबरू वाले में भी अपने आप को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है। ये विशेष महत्वपूर्ण बात बन जाती है, ठीक है, क्लियर। अगली बात क्या कि इस लघु शिलालेख पर, इस लघु शिलालेख पर बौद्ध ग्रंथों का अंकन करवाया गया है, अंकन करवाया गया है, ठीक है। देखो विशेष बात याद रखना, यहाँ से प्रश्न आपका आता है बाबरू बेराट से। राजस्थान के संदर्भ में जब हम परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न आता है। देखो बाबरू बेराट कहाँ पर है? जयपुर में। खोज किसके द्वारा की गई? कैप्टन बर्ड के द्वारा। कब की गई? 1840 में। वर्तमान में ये कहाँ पर रखा गया? तो वर्तमान में ये कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया। कहाँ पर? कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया। ये चीज याद रखिएगा। बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। बुद्ध धर्म और संघ के प्रति ये क्या करता है? आस्था व्यक्त करता है। स्वयं को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है। इसमें मास्की में भी बुद्ध शाक्य कहा है अपने को, ठीक है ना, अपने आप को। और इस लघु शिलालेख पर बौद्ध ग्रंथों का क्या मिलता है? अंकन मिलता है। क्या मिलता है? अंकन मिलता है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? यहाँ तक किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है
तो इसको विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करें तो एमपी, एमपी बोले तो क्या, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से प्राप्त, मध्य प्रदेश से प्राप्त, मध्य प्रदेश से प्राप्त लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। कौन कौन से हैं? तो यदि मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो देखो, रूपनाथ नंबर 1, रूपनाथ, ठीक है। रूपनाथ वस्तुतः दतिया में है, दतिया मध्य प्रदेश, रूपनाथ दतिया मध्य प्रदेश। फिर नंबर 2 की यदि हम बात करते हैं तो आपका मध्य प्रदेश गुर्जरा, ठीक है। गुर्जरा ये भी कहां पर है, दतिया मध्य प्रदेश में है, ठीक है। फिर यदि हम बात करें तो सारो मारो, नंबर 3 क्या है, सारो मारो, सारो मारो। और सारो मारो का जो है वो सारो मारो वाला हमें कहां से मिलता है, याद रखिएगा, शहडोल मध्य प्रदेश से मिलता है, शहडोल, शहडोल मध्य प्रदेश से मिलता है। तो 3 विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन सा याद रखना है? एक तो रूपनाथ याद रखना है, गुर्जरा वाला आपको याद रखना है, और फिर आपको कौन सा याद रखना है, याद रखिएगा सारो मारो। कौन सा? सारो मारो। सारो मारो कहाँ से? शहडोल मध्य प्रदेश से। आगे बात समझ में क्लियर है? आगे हम यदि बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों अहरोरा नामक स्थान जो कि मिर्जापुर में है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग? यूपी की। किसकी? यूपी की। तो देखिएगा यूपी में एक ही मिला, अहरोरा। उत्तर प्रदेश से प्राप्त, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से प्राप्त लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। उत्तर प्रदेश से आपका कौन सा मिला है? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से जो आपका मिला है अहरोरा। कौन सा मिला है? अहरोरा, अहरोरा, ठीक है। और अहरोरा की यदि हम बात करते हैं तो अहरोरा याद रखिएगा कि मिर्जापुर में है। कहां पर है? मिर्जापुर, यूपी। मिर्जापुर, और मिर्जापुर कहां पर? यूपी। यहां से हमें एक ही मिलता है, उत्तर प्रदेश से, ध्यान रखिएगा, एक ही मिलता है, ठीक है। फिर यदि हम बात करें बिहार से, ठीक है, कहां की बात करें हम? बिहार की। बिहार से प्राप्त, तो बिहार से सहसाराम, बिहार। ध्यान से सुनिएगा, बिहार से हमें कहां से मिलता है? सहसाराम से। और सहसाराम आपको पता है ना, आगे जब हम मुगल कालीन कला संस्कृति की बात करेंगे तो सहसाराम बिहार, ठीक है। एक तो वहां पे रोहतासगढ़ का किला है विशेष रूप से, और सहसाराम बिहार में शेरशाह सूरी का अष्टकोणीय मकबरा बना हुआ है। किसका? शेरशाह सूरी का, ठीक है ना। शेरशाह सूरी का ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? सहसाराम बिहार में है। कहां पर है? सहसाराम बिहार में है। चलिए, तो कहां से? सहसाराम, सहसाराम, ठीक है। चलिए, तो ध्यान देना, देखो वापस बता देता हूं। मध्य प्रदेश से 3 मिलते हैं। कौन कौन सा? रूपनाथ जो कि दतिया जिले में है, गुर्जरा दतिया जिले में है, सारो मारो शहडोल जिले में है, शहडोल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश से यदि हम बात करते हैं तो अहरोरा मिर्जापुर में है, ठीक है। और बिहार से एक ही मिला है। कौन से मिला है? सहसाराम,
बिहार से कौन सा मिला है? शेषाराम। याद रखिएगा कौन सा? शेषाराम। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि शेषाराम में आपको पता होना चाहिए कि शेरशाह सूरी का भी क्या बना हुआ है, वहां पर मकबरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मकबरा बना हुआ है। आगे बात समझ में? आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आंध्र प्रदेश की। किसकी बात कर लेते हैं? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का पहला है राजुल मंडगिरी। राजुल मंडगिरी जो कि कर्नूल आंध्र प्रदेश से मिलता है। आंध्र प्रदेश से प्राप्त, आंध्र प्रदेश से प्राप्त आंध्र प्रदेश से प्राप्त लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। राजुल मंडगिरी नंबर 1, राजुल मंडगिरी, राजुल मंडगिरी। और राजुल मंडगिरी कहाँ पर है? राजुल मंडगिरी याद रखिएगा कि आपका कर्नूल आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? कर्नूल आंध्र प्रदेश में है। फिर यदि हम बात करें तो अर्रगुड़ी, अर्रगुड़ी, ठीक है। अर्रगुड़ी भी आपका कहां पर है? कर्नूल आंध्र प्रदेश, कर्नूल आंध्र प्रदेश, कर्नूल आंध्र प्रदेश। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, जब हमने बात करी थी वृहद शिलालेखों की, किसकी बात करी थी? वृहद शिलालेखों की। तब मैंने जो 8 स्थान आपको बताए थे, कितने? 8 स्थान जो मैंने आपको बताए थे, 8 स्थानों में अर्रगुड़ी था ना। तो अर्रगुड़ी से मतलब क्या हुआ? अर्रगुड़ी से हमें वृहद शिलालेख भी मिलता है और दूसरा हमें लघु शिलालेख भी मिलता है। और अर्रगुड़ी की सबसे बड़ी विशेष बात क्या? अर्रगुड़ी का जो है वृहद शिलालेख मिला था, वो कौन सी भाषा में था? ब्रुस्टोफेदन में। कौन से में था? ब्रुस्टोफेदन। ये आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है कि ब्रुस्टोफेदन में मिला है। ब्रुस्टोफेदन का मतलब एक तरीके से हम बोले तो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों का क्या यहाँ पर क्या था? मिक्सअप था। दोनों का क्या था? मिक्सअप था। तो ये आपको विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना है। देखो आंध्र प्रदेश से 2, एक तो राजुल मंडगिरी कर्नूल से मिलता है, एक कहाँ से मिलता है? अर्रगुड़ी। ये लघु है। हमने वृहद की पहले बात कर ली। अब देखो सबसे ज्यादा मिलते हैं ना, वो कर्नाटक से मिलते हैं। कर्नाटक की बात कर लेते हैं हम लोग। कर्नाटक से प्राप्त, कर्नाटक से प्राप्त कौन कौन से कर्नाटक से प्राप्त हुए? ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या? सर्वाधिक लघु शिलालेख, सर्वाधिक लघु शिलालेख, लघु शिलालेख कर्नाटक से ही प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक लघु शिलालेख कहां से मिलते हैं हमें? कर्नाटक से। कौन कौन से मिलते हैं कर्नाटक की? तो हम बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे मास्की की। किसकी बात करेंगे? मास्की। और मास्की कहां पर? रायचूर में है। मास्की, मास्की आपका कहां पर है? रायचूर में। फिर हम बात करेंगे उदय गोलम की। उदय गोलम, किसकी बात करेंगे? उदय गोलम। ठीक है। उदय गोलम याद रखिएगा कि आपका उदय गोलम वाला भी कहां पर है आपका? उदय गोलम आपका कहां पर है? बेल्लारी में है। कहां पर है? बेल्लारी में है। ठीक है। फिर हम यदि बात करेंगे नेटूर की, नंबर 3, किसकी बात करें? नंबर 3 की। और नंबर 3 क्या है? नेटूर। नेटूर बोले तो नेटूर कहां पर है? मैसूर, कर्नाटक में। फिर हम बात करेंगे सन्नाती, नंबर 4, नंबर 4।
नंबर 4 कौन सा? सन्नाती। सन्नाती। और सन्नाती वाला कहां पर? गुलबर्गा में। कहां पर है? गुलबर्गा में है, याद रखिएगा कहां पर है? गुलबर्गा में। अब महत्वपूर्ण बात क्या, इसमें सन्नाती वाले में एक विशेष बात याद रखना है कि सबसे नवीनतम माना जाता है। सबसे नवीनतम कौन सा माना जाता है? सन्नाती गुलबर्गा से प्राप्त लघु शिलालेख अशोक का सबसे नवीनतम शिलालेख माना जाता है। ठीक है, सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम नवीनतम सबसे नवीनतम लघु शिलालेख माना जाता। फिर हम बात करेंगे नंबर 5 पे मांस की। किसकी बात करेंगे हम लोग? मांस की। और मांस की भी आपका कहां से मिलता है? कर्नाटक से। मांस की कहां से मिलता है? कर्नाटक। कर्नाटक में कहां से? रायचूर से। मांस की, अच्छा मांस की मैंने लिख दिया बेटा, माफ करना। नंबर 5 हम ले लेते हैं जटिंग रामेश्वर। जटिंग रामेश्वर। जटिंग रामेश्वर। और जटिंग रामेश्वर जो है ना, याद रखिएगा कि जटिंग रामेश्वर चीतल दुर्ग, क्या है? चीतल दुर्ग। चीतल दुर्ग कर्नाटक। चीतल दुर्ग कर्नाटक। ठीक है, नंबर 6 पालकी गुंडू। पालकी गुंडू। और पालकी गुंडू भी आपका कहां पर है? मैसूर में है। कहां पर है? क्या हो रहा है? एक हम ले लेते हैं गोवी मठ। क्या है? गोवी मठ। और गोवी मठ भी कहां से मिलता है आपका? गोवी मठ। गोवी मठ मैसूर। गोवी मठ आपका कहां से मिलता है? मैसूर कर्नाटक से। कहां से? मैसूर कर्नाटक से। आगे यदि हम बात करें तो 7 ये हो गए, देखिएगा मास की उदयगोलम नेटूर 3। ठीक है, और सन्नाती जटिंग रामेश्वर पालकी गुंडू गोविंद मठ, ये सारे के सारे कर्नाटक में है। 7 तो ये हो गए आपके। ठीक है, सारे कंप्लीट अपन कर लेते हैं। देखो बाबरू बैराट 1। फिर यदि हम बात करें तो यहां से रूपनाथ गुर्जरा और सारो मारो, ये कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश में है। 1 और 3 कितने हो गए? 4। फिर हम बात करते हैं यूपी की, तो अहरोरा, ठीक है ना, 5। फिर बिहार में 6। फिर 6 और 2 कितने हो गए? 8। ठीक है ना, 8। और आपके मास की उदयगोलम नेटूर सन्नाती जटिंग रामेश्वर पालकी कुंडू और गोविंद मठ, 8 और 7 कितने हो जाते हैं? 15। कितने हो जाते हैं आपके? 15। एक आपका सिद्धपुर याद रखेगा। हाँ, क्या है? सिद्धपुर। सिद्धपुर भी आपका कहां पर है? कर्नाटक। सिद्धपुर की यदि हम बात करें तो सिद्धपुर आपका कहां पर है? चीतल दुर्ग। सिद्धपुर आपका कहां है? चीतल दुर्ग कर्नाटक। और नंबर 9
याद रखिएगा ब्रह्मगिरी। कौन सा? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी, और ब्रह्मगिरी भी बेटा चीतल दुर्ग में है। ब्रह्मगिरी भी कहां पर है? चीतल दुर्ग में है। चीतल दुर्ग, ठीक है ना। तो 9 और 8 कितने हो गए आपके? 17 हो गए भाई, ठीक है ना। 9 और 8 आपके कितने हो गए? 17 हो गए। अब ये माथापोड़ी आपकी खत्म। इसमें से याद कौन से रखने हैं? देखो अभी बताता हूं। एक तो आपको कौन सा याद रखना है? देखो याद रखना है विशेष रूप से बेराट वाला। कौन सा याद रखना है? बेराट से, ठीक है ना। बेराट वाले की खोज का पता रखना है। सारी चीजें मैंने आपको लोगों को बता दी है, ठीक है ना। इसके अलावा अब आपको कौन से याद रखने हैं? अब मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये 17 स्थान है, 17 स्थानों से लघु शिलालेख मिले हैं, ठीक है। तो इनका विशेष रूप में आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि इस तरीके का प्रश्न बनता नहीं, ये सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक लघु शिलालेख कहाँ से मिले हैं? तो सर्वाधिक लघु शिलालेख बेटा कर्नाटक से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? कर्नाटक में मिलते हैं। ये विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनता है? अब प्रश्न आपका ये बनता है कि किन किन लघु शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? किन किन लघु शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहां से प्रश्न बनता है। देखिएगा अब मैं आपको विद ट्रिक बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? विद ट्रिक बता रहा हूं। देखिएगा कैसे आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? देखो कि ये गुर्जरा मासी थी। क्या थी? गुर्जरा मासी थी। ये गुर्जरा मासी बड़ी चटोकड़ी थी, बड़ी चटोकड़ी थी, है ना। चाट पकौड़ी खाने की बड़ी इच्छा होती थी। गुर्जरा कहां पर है? अब आपको कोई भी पूछेगा तो आप बता दोगे ना। गुर्जरा मैंने बता दिया, एमपी में, क्षेत्र वाइज बता दिया। तो गुर्जरा मासी कहां पर? गुर्जरा कहां पर रहती थी? एमपी में, ठीक है ना। गुर्जरा कहां रहती थी? एमपी में, ठीक है। गुर्जरा मासी बड़ी चटोकड़ी थी। तो कर्नाटक से एक महिला आई, कर्नाटक से एक महिला आई। उसने कहा अरे तुम्हारे यहाँ एमपी में तो कोई चाट पकौड़ी बढ़िया मिलती नहीं है, चाट पकौड़ी खानी है तो हमारे वहां पर आओ। कहां पर आओ? कर्नाटक में। कहां पर आओ? कर्नाटक में। तो देखिए गुर्जरा मासी कहां गई? नेटूर में गई। कहां गई? नेटूर गई। और नेटूर जाकर के उसने खूब चाट पकौड़ी खाई। तो उसको क्या हुआ? उदर विकार हुआ, ज्यादा खा गया। तो याद रखिएगा गुर्जरा मासी को नेटूर में, क्या चीज? नेटूर में उदर विकार हुआ, उदर विकार हुआ। चाट पकौड़ी ज्यादा चेप गई भाई, उदर विकार हुआ, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। देखिएगा मैं वो बता रहा हूं निम्न शिलालेखों में, निम्न लघु शिलालेखों में, निम्न लघु शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है, ठीक है। बाकी जगह क्या क्या नाम मिलते हैं वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना। क्या याद रखोगे ट्रिक? कि गुर्जरा मासी को नेटूर में उदर विकार हुआ। नेटूर में जाके उसने चाट पकौड़ी ज्यादा खा ली। तो गुर्जरा आपका कहां पर है? एमपी में। मासी से शब्द याद रखिएगा मास की। क्या शब्द याद रखेंगे बेटा? मास की। नेटूर अभी अभी मैंने बताया था ना, ठीक है। नेटूर और उदर विकार से याद रखिएगा उदय गोलम। क्या याद रखेंगे? उदय गोलम। ये तीनों कौन कौन सा? गुर्जरा, नेटूर और उदय गोलम। ये तीनों के तीनों कहां पर हैं? आपके कर्नाटक में। अभी चर्चा कर ली ना हमने, ठीक है। ये तीनों आपके कहां पर हैं? कर्नाटक में। जबकि मास की कहां पर है? गुर्जरा में। इन चारों अभिलेखों में, इन चारों शिलालेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। बाकी अन्य अभिलेखों में अशोक की उपाधि का उल्लेख किया गया है। अशोक की उपाधि का उल्लेख किया गया है। अशोक की उपाधि क्या थी? देवनाम प्रिय और देवनाम प्रिय दसी। देवनाम प्रिय मतलब देवताओं के जैसा प्यारा, ठीक है।
और देवनाम प्रियदर्शी अर्थात देवताओं के समकक्ष प्रिय दृष्टि रखने वाला शासक कहा गया है। आगे बात समझ में, किसको कहा गया? अशोक को। कहाँ कहा गया? अभिलेखों में। आपसे प्रश्न सीधा सीधा क्या आएगा? देखो यहाँ पर शिलालेख भी आपका नहीं आएगा क्योंकि अभिलेख का भाग है ना बेटा, तो इसलिए सीधा सीधा आपका प्रश्न क्या बन जाता है कि किन किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो 4 याद रखना, गुर्जरा, मास्की, नेटूर और जो है उदयगोलम। ठीक है, याद कैसे रखोगे कि गुर्जरा मासी को नेटूर में उदर विकार हुआ। ठीक है, हो गया उदर विकार, ज्यादा खाली चाट पकौड़ी तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, इसके अलावा बाकी अन्य अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी जैसी उसको उपाधियों से विभूषित किया गया है। किसको? अशोक को। ठीक है, तो आगे मैं नोट लगा के लिख रहा हूं कि अन्य अभिलेखों में अशोक का नाम, अशोक की उपाधियों का नाम मिलता है। अशोक की उपाधियों का उल्लेख मिलता है। उपाधियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैसे कैसे? जैसे देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय। ठीक है, और नंबर 2 देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, ये उपाधियों का उल्लेख मिलता है हमें। ठीक है, ये याद रखना आपको विशेष रूप से, देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? देवताओं के समान, देवताओं के समान प्रिय दृष्टि रखने वाला, प्रिय दृष्टि रखने वाला। रखने वाला। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण बन जाता है। देखो यूपीएससी आईएएस 2018 में एक प्रश्न आया था। क्या प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन से अभिलेख में अशोक को महाराज कुमार कहा गया है? तो वहां पर एक अभिलेख का उल्लेख मिलता है, और अभिलेख का उल्लेख कौन सा है? आपने देखो गडरिया वाली कहानी सुनी है ना? कौन सी? गडरिया वाली कहानी। बचपन में आपने कहानी सुनी होगी सब लोगों ने गडरिया की, है ना? कि ये गडरिया होता है, बार बार झूठ बोलता है। ठीक है ना, याद है ना? ठीक है, तो याद रखिएगा, गडरिया से याद रखिएगा कि गडरिया क्या था? महाराज कुमार था, और महाराज कुमार को किसके साथ जोड़ेंगे? अशोक को। तो एक अभिलेख है कौन सा? पनगुडरिया। कौन सा? पनगुडरिया अभिलेख में अशोक को महाराज कुमार कहा गया है। क्या कहा गया है? महाराज कुमार। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है ये। अभी हाल ही में यूपीएससी 2018 का पेपर आप उठा करके देखिएगा, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन से अभिलेख में, कौन से गुहा, वस्तुतः ये गुहालेख है ना? वस्तुतः क्या है? गुहालेख है, अभिलेख का हिस्सा ही हो गया। ठीक है, तो कौन से अभिलेख में अशोक को महाराज कुमार कहा गया है? तो कौन से में कहा गया? पनगुडरिया में। कौन से में? पनगुडरिया। गडरिया याद रखना, और गडरिया को क्या बना देना? महाराज कुमार। और महाराज कुमार बोले तो कौन? अशोक। कौन? अशोक। ठीक है, क्लियर हो गया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बनता है। यहां पर मैं लिख रहा हूं नोट लगा करके, और इसको इंपोर्टेंट भी कर लीजिएगा। ठीक है, कि पनगुडरिया, पनगुडरिया गुहालेख में, गुहालेख में अशोक को महाराज कुमार कहा गया है। महाराज
कुमार कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? महाराज कुमार कहा गया है। ठीक है, आ गई ना बात समझ में? क्लियर है? ये विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, आपको ध्यान से सुनना। ठीक है ना? कौन सा? महाराज कुमार वाला, क्योंकि अभी यूपीएससी 2018 में ये प्रश्न पूछ लिया गया है, ये प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली, देखो आपके वृहद शिलालेखों की बात कर ली हमने। ठीक है, और फिर हमने बात क्या कर ली है, उसके लघु शिलालेख कौन कौन से स्थानों से मिलते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली, ये आपको ध्यान रखने हैं थोड़ा सा। ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि की कल हम चर्चा कर चुके थे कि देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि एक तो तिष्य को प्राप्त थी और एक उसके पुत्र दशरथ को भी प्राप्त थी, है ना। तिष्य जो था श्रीलंका का शासक था, और इसी श्रीलंका के शासक ने, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ आप लोगों को, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि तिष्य ने अपने भतीजे अरिट्ठा, भतीजा का नाम क्या था? अरिट्ठा। इस अरिट्ठा को अशोक के दरबार में भेजा था। वहीं यदि हम बात करते हैं अशोक की, तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कहां पर भेजा था? श्रीलंका भेजा था। आगे बात समझ में क्लियर है? अब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था, उस टॉपिक की मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा बेटा। हम बात करेंगे स्तंभ लेख की। किसकी बात करेंगे? स्तंभ लेख की। जहां पिछली बार आप, यदि पिछली बार वाला अभी जो पेपर हुआ है, ठीक है, पेपर उठा के देखिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न आया था कि अशोक के अभिलेखों की विशेषता है या नहीं है, कुछ इस ऐसा प्रश्न आया था, यदि आप देखेंगे तो। ठीक है ना, स्तंभ लेखों की हम लोग बात करने वाले हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगला 10 से 15 मिनट आपका ध्यान केवल और केवल बोर्ड पर ही होना चाहिए। मैं आपको भारतीय स्तंभ लेख और ईरानी स्तंभ लेख, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कराने वाला हूं, पहली बात। और दूसरी चीज, यहाँ पर बहुत सारी लॉजिकल बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करते हैं स्तंभ लेखों की, हम बात करते हैं स्तंभ लेखों की, तो जॉन मार्शल साहब एक बात बोलते हैं कि जॉन मार्शल साहब ने क्या लिखा? जॉन मार्शल ने एक बात लिखी कि अशोक को अभिलेख लगाने की परम जो है प्रेरणा, अशोक को अभिलेख लगाने की प्रेरणा किससे मिली थी? ईरानी शासक डोरियस प्रथम से। ऐसी बात बोली है, किसने बोली है? जॉन मार्शल। ये जॉन मार्शल वही हैं जो कि 1905 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। आगे बात समझ में क्लियर है? तो इस भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल। वस्तुतः भारतीय पुरातत्व विभाग, केवल भारतीय पुरातत्व विभाग की बात करेंगे तो 1861 में लॉर्ड कनिंघम, ठीक है ना, लॉर्ड कनिंघम, ठीक है ना, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम, माफ कीजिएगा, कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, केनिंग के समय 1861 में जो है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। 1904 में जब कर्जन आए तो उन्होंने क्या किया था? कर्जन के समय इस विभाग का नाम परिवर्तित हो गया था, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग कर दिया था। इसके प्रथम निदेशक जो बने थे वो थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल, 1905 में। इस जॉन मार्शल साहब कहते हैं कि अशोक ने जो भारत में स्तंभ लगाए ना, वो प्रेरणा कहां से मिली थी उसको? ईरानी शासक डोरियस प्रथम से। बिल्कुल गलत बात कही है, बिल्कुल गलत बात कही है। कैसे कही है अभी मैं साबित करने वाला हूं, लेकिन आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक को अभिलेख लगाने की प्रेरणा कहां से मिल रही, तो ठीक है, आ जाए तो फिर कर देना कि ईरानी शासक डोरियस प्रथम। ठीक है, तो पहली चीज, देखिएगा, जॉन मार्शल के अनुसार, जॉन मार्शल के अनुसार अशोक को
स्तंभ लेख लगवाने की प्रेरणा, स्तंभ लेख, ठीक है। अब स्तंभ लेख का मतलब अभिलेख ही है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना। स्तंभ लेख का मतलब क्या है, अभिलेख ही है, क्योंकि अभिलेख का हिस्सा है, ठीक है। स्तंभ लेख लगाने की प्रेरणा, लगाने की प्रेरणा ईरानी शासक डोरियस प्रथम से मिली। ईरानी शासक डोरियस प्रथम, डोरियस प्रथम। देखिएगा थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा ध्यान होना अनिवार्य है। यदि हम बात करें भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण की, तो प्रथम विदेशी आक्रमण भारत में जो किया गया था वो ईरानी शासकों के द्वारा किया गया था। वस्तुतः एक वंश है जिसका नाम मिलता है हखमानी वंश। कौन सा? हखमानी वंश। इस हखमानी वंश के शासकों के द्वारा डोरियस प्रथम या दारा प्रथम जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को हम लोग? दारा प्रथम, ठीक है। इस दारा प्रथम के द्वारा भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण करने का श्रेय किसको जाता है? दारा प्रथम को जाता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो यहीं पर उल्लेख ऐसा मिलता है, जॉन मार्शल ने कहा है कि भाई उससे नकल करिए। किसने? भारत वाला। अरे भारत वालों को किसी से नकल करने की जरूरत है क्या? बताओ मुझे। भारत वाले तो अपने आप में स्वतंत्र हैं भैया, भारत वालों को नकल करने की जरूरत है क्या? मुझे तो नहीं लगता। हम तो खुद स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, हम तो खुद हमारा खुद का इनोवेशन करते हैं। यस और नो? करते हैं कि नहीं करते? तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने केवल अभी डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम बनाते ही आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएगी क्या वस्तुतः ऐसा हुआ या नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखिएगा पहली चीज, ये तो है आपके भारतीय स्तंभ, ठीक है। ऊपर की तरफ पतले हैं, ये विशेषता है। देखो ध्यान से सुनना, ऊपर की तरफ क्या है? पतले। नीचे की तरफ क्या है? मोटे। ऊपर यहां पर ये वाला भाग जो है ये क्या है आपका? मेदी कहलाता है। क्या कहलाता है? मेदी कहलाता है। आ गई बात समझ में? यहाँ ये नीचे वाला जो भाग है यहाँ पर कमल है। क्या है बेटा? कमल है, जिसे अवांगमुखी कमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवांगमुखी कमल कहा जाता है। ये वाला भाग जो है इसको माफ कीजिएगा, इसको क्या कहा जाता है बेटा? फलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलक कहा जाता है। इस फलक के ऊपर यहाँ पर, फलक के ऊपर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर किसी ना किसी पशु का अंकन मिलता है। किसी ना किसी किसका अंकन मिलता है? पशु का अंकन मिलता है। पशु का अंकन है यहाँ पर। क्या है? पशु का अंकन। पशु अंकन यहाँ पर लिख रहा हूं। देखो ध्यान से सुनना, यहीं से समझ में आ जाएगा, लिखवाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये आपका ये वाला भाग है, ये क्या कहला? अवांगमुखी कमल है। ये अवांगमुखी, अवांगमुखी कमल है। आ गई बात समझ में? या इसी के लिए क्या शब्द मिलता है? अधोमुखी कमल। क्या मिलता है? अधोमुखी कमल मिलता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ये वाला जो भाग है इसका ये वाला भाग कहलाता है यष्टि या लाट कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका? यष्टि कहलाता है, या फिर इसी के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, और शब्द प्रयोग क्या किया गया है? लाट कहा गया इसको। आगे बात समझ में? ध्यान से सुनना। फिर क्या है? ये पूरा का पूरा देखो, ये बिल्कुल बिना किसी चबूतरे के, बिना किसी आधार के जो है, क्या है? ये स्वतंत्र जमीन के ऊपर लगाया गया है। स्वतंत्र जमीन के ऊपर लगाया गया है, बिना किसी आधार के जमीन में इनको गाड़ दिया खूंटे की तरह। आ गई बात समझ में? इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका जमीन वाला जो हिस्सा है ना, ठीक है, इस जमीन वाले हिस्से में देखो इनको क्या है? गाड़ दिया गया। ये जमीन के भीतर का भाग है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो बिना किसी आधार के हैं। भारतीय लोग तो मैंने कहा ना स्वतंत्र है हम तो,
हम तो क्या है, स्वतंत्र है, हमें किसी के आधार की जरूरत है क्या? नहीं है भैया, हम तो खुद हमारा काम खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलती हैं। देखो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं स्तंभ लेखों की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? स्तंभ लेखों की। तो ध्यान रखना कि स्तंभ लेखों पर यहाँ पर लाइनें लिखी गई है ना, और स्तंभ लेखों पर लाइनों की संख्या कितनी है? 7 है, लेकिन सब पर नहीं है। यह भी विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। 3 3 6 और 1 7। ठीक है ना, लाइनों की संख्या कितनी है? 7 है। लाइनों की संख्या कितनी है? 7 है, लेकिन सब पर नहीं है 7। सब पर 7 नहीं है। ठीक है ना, केवल एकमात्र दिल्ली टोपरा पर 7 है, बाकी अन्य पर 6 लाइनें ही मिलती है। हम जब बात करेंगे प्रयाग कौशाम्बी वाली की, तब मस्त वाली कहानी भी सुनाऊंगा और क्या चीजें हैं उसके ऊपर ये भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले अभी इतना समझ लो। ठीक है ना, यहाँ पर अशोक के द्वारा जो राजकीय घोषणाएं की गई, वो राजकीय घोषणाओं का यहाँ पर क्या किया गया है? उनको उत्कीर्ण करवाया गया है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पर देखिएगा इनकी संख्या कितनी है, स्तंभ लेखों की संख्या। तो मैंने कहा ना, संख्या कितनी हो गई? 7। संख्या कितनी हो गई? 7 है, क्योंकि लाइनें कितनी है? 7 है। और स्थान की यदि बात पूछ ली जाए, कितने स्थानों से मिलते हैं, तो स्थान हमें है 6। हम बात कर रहे हैं वृहद स्तंभ लेखों की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वृहद स्तंभ लेखों की। आगे बात समझ में क्लियर है? अब ये वाला जो भाग है ना, ये इसका एकास्मक भाग है। कैसा? एकास्मक है ये, बिना किसी जोड़ तोड़ के पूरा का पूरा एक ही पत्थर है। देखो आगे बात समझिए, ये पूरा का पूरा क्या है? एक ही पत्थर है, एकास्मक है। क्या है? एकास्मक है और सपाट है, और क्या है? चिकना है। क्या है? चिकना है। एकास्मक है, पत्थर कैसा है? एकास्मक है। दूसरा क्या है? सपाट है। क्या है? सपाट है। और फिर ये क्या है? चिकना भी है। क्या है? चिकना भी है। एकास्मक है, एकास्मक के साथ में क्या है? सपाट है। ये बिल्कुल एक जैसे हैं, कहीं पर भी कुछ नहीं है। और ये क्या है? चिकना है। क्या है? अभी भी चमकदार पॉलिश की गई है। ठीक है, क्या करी हुई है? इनके ऊपर चमकदार पॉलिश की हुई है। क्या करा हुआ है इस पे? चमकदार पॉलिश की गई है। चमकदार पॉलिश की गई है इसके ऊपर। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगली महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें चुनार के पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। चुनार जो बनारस के पास में, यूपी में है ना, चुनार जो कि बनारस यूपी के पास में, उसके जो है पीले पत्थर जो है, ठीक है ना, उनका क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है ना। तो चुनार के पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया। चुनार के पीले पत्थर का प्रयोग, पत्थर का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। चुनार बोले तो बेटा कहां पर है? चुनार जगह है, चुनार, ठीक है ना, यूपी में है, बनारस के पास में। ठीक है, आगे जब मुगल काल की थोड़ी बात करेंगे तब मैं आपको चुनार का गहरा बताऊंगा, शेरशाह सूरी हुमायूं वाला। ठीक है ना, तो ये आपको विशेष रूप में याद रखना। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है? स्वतंत्र अवस्था में खड़े हैं। कैसे हैं? स्वतंत्र अवस्था में खड़े हैं। स्वतंत्र अवस्था में खड़े हैं। किस अवस्था में खड़े हैं? स्वतंत्र अवस्था में खड़े हैं। आगे बात समझ में क्लियर है ना? देखो अब यदि हम बात करते हैं ईरान वालों की, किसकी बात करते हैं? ईरान वालों की। तो ईरान वाले तो ऐसे हैं, बिल्कुल ये सीधे सीधे। ईरान वाले ये ऐसे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे। और देखो किस पे खड़े हैं? ये मेदी के ऊपर, चबूतरे के ऊपर है ना। किस पे है? मेदी या चबूतरे के ऊपर है, ये इस प्रकार से। ठीक है ना, अब यहां पर क्या है? देखो ध्यान से सुनना, ईरान वालों में विशेष बात क्या है? ईरान वालों की विशेष बात यह है कि यहां वाला जो भाग है ना, इसमें आपको मानव मूर्ति है। क्या है? मानव मूर्ति है। यहां पर क्या है? मानव मूर्ति है। पहली बात, कौन सी मूर्ति लगाई है? मानव मूर्ति लगाई है। फिर देखो यहां इसकी और महत्वपूर्ण बात क्या, ये वाला जो भाग है ना, इस प्रकार से है।
क्या है, ये ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नालीदार है एक, ये क्या है, नालीदार है, ठीक है ना। और फिर क्या है, टुकड़े जोड़ जोड़ के लगाए गए हैं, क्या लगाए गए हैं, टुकड़े जोड़ जोड़ के लगाए हैं, नालीदार है, एकास्मक नहीं है। कैसे नहीं है, एकास्मक नहीं है, इसमें तो टुकड़ों का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, टुकड़े जोड़ जोड़ करके इस प्रकार से बनाए गए। ऊपर मानव की मूर्ति है और नीचे क्या है, नीचे याद रखना, नीचे क्या है, अवांगमुखी कमल भी नहीं है। तो एक तो विखंडित अवस्था में है, कैसी अवस्था में है, विखंडित अवस्था में है, विखंडित विखंडित अवस्था में है। कैसी अवस्था में है, विखंडित अवस्था में है। फिर क्या है, नालीदार है, कैसे है, नालीदार है। फिर क्या है, टुकड़े जोड़ करके बनाए गए हैं, टुकड़े जोड़कर बनाए हैं। आगे बात समझ में, मतलब क्या है, एकास्मक नहीं है। कैसे नहीं है, एकास्मक नहीं है। फिर अगली बात क्या, सपाट है ही नहीं भाई, सपाट नहीं है। कैसे नहीं है, सपाट नहीं है, सपाट नहीं है, ठीक है। एक जैसे ही है, क्या है, एक जैसे ही है। और नीचे क्या है, मेदी और चबूतरे पर बने हुए, क्या है, मेदी या चबूतरे पर बने हुए, मेदी या चबूतरे पर बने हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, क्या नहीं है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। कैसे नहीं है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो इस प्रकार से अब मुझे ये बताओ, आप लोग क्या बताओ, मुझे ये बताओ कि भाई साहब हमारी होड़ कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना, संभव ही नहीं। तो कैसे भारतीय लोगों ने जो है अशोक ने इसकी नकल की होगी, संभव ही नहीं है क्या संभव। यदि अशोक इसकी नकल करता तो कोई चीज तो मिलती ना, यस और नो भाई, कोई ना कोई चीज तो मिलती, कोई भी चीज मिल ही नहीं रही है, ठीक है। ये तो हमारे भारत के हैं, ये वाले आपके कौन से हैं, ईरानी है, ये आपके कौन से हैं, ईरानी है, ईरानी स्तंभ, ईरानी स्तंभ। और ये क्या है, आपके भारतीय स्तंभ है, ये आपके क्या है, भारतीय स्तंभ है। तो भारतीय तो बिल्कुल भैया स्वतंत्र है, ठीक है, भारतीय स्तंभ है। देखो वापस देख लेना, ऊपर की यदि हम बात करते हैं तो पशु का अंकन मिलता है, ये वाला भाग इसका क्या कहलाता है, फलक कहलाता है, क्या कहलाता है, फलक। ये नीचे अवांगमुखी कमल, अवांगमुखी कमल या उल्टा कमल बोलते हैं हम इसे, अधोमुखी भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं अधोमुखी कमल, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसे, अधोमुखी कमल भी बोल देंगे, ठीक है। फिर महत्वपूर्ण बात क्या, ये वाला जो भाग है ना, इसका यष्टि या लाट कहलाता है। फिर क्या, एकास्मक है, कहीं पर भी आपको जोड़ तोड़ दिख रहा है क्या, बिल्कुल सपाट है और चिकने हैं, बिल्कुल कैसे हैं, चिकने। और चिकने इनके ऊपर क्या की गई है, चमकदार पॉलिश की गई है। कैसी पॉलिश की गई है, चमकदार पॉलिश, अभी भी वैसी की वैसी ही है। अगली क्लास में आपको कुछ फोटोज बताऊंगा, ठीक है ना, मजेदार वाले। और फिर देखो किससे बनाए, चुनार के पीले पत्थरों का प्रयोग किया है इसको बनाने में, ठीक है ना। और फिर क्या, मेदी के ऊपर नहीं है, बिल्कुल जमीन में गाड़े हुए हैं, खूंटे की तरह अपने आप में स्वतंत्र खड़े हैं ये, ठीक है ना। आगे बात समझ में क्लियर है, स्वतंत्र अवस्था में खड़े हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें किसकी है, भारतीय स्तंभों की, जो कि किसके द्वारा लगाए गए थे, अशोक के द्वारा। किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। ध्यान रखना कि संख्या कितनी है स्तंभ लेखों की, वृहद स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है बेटा, याद रखना 7। कितने स्थानों से मिलते हैं, 6 स्थानों से। अगली क्लास में चर्चा करेंगे, दिल्ली टोपरा की बात करेंगे, दिल्ली मेरठ की बात करेंगे, लोरिया अरराज की बात करेंगे, लोरिया नंदनगढ़ की बात करेंगे, रामपुरवा की बात करेंगे, प्रयाग कौशाम्बी की बात करेंगे। ये 6 स्थान वस्तुतः मिलते हैं, ठीक है। विखंडित अवस्था में है, देखो कौन से, ईरान वाले, ये कौन से, नालीदार है ना, ऐसे नालियों का प्रयोग किया गया। टुकड़े जोड़ जोड़ के बने हैं, सपाट नहीं है, एकास्मक नहीं है, मेदी चबूतरे पर खड़े हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। और ऊपर क्या है, मानव की मूर्ति लगाई गई, क्या लगाई है, मानव मूर्ति लगाई गई है। आगे बात समझ में क्लियर है। चलिए, तो ये सारी की सारी बात समझ में आ गई। देखो ये विशेष रूप से याद रखना, देखो पनगुडुरिया
है ना। पन गडुरिया जो अभिलेख है इसमें अशोक को क्या कहा गया, महाराज कुमार कहा गया है। ठीक है, अब अगली क्लास में मैं ये सारी की सारी चीजें आपको अलग से विशेषता लिखवाऊंगा। यहाँ से पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आ चुका है, मैंने डायग्राम बना करके एक एक चीज आप लोगों को समझा दी है। हालांकि मुझे लगता है कि लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार जो है इसको व्यवस्थित करके मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित रहें। मुझे आज थोड़ा खांसी ने ज़्यादा परेशान किया, खैर तो ठीक है। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।